Hello friends, now today I'm going to cover a topic mineral metabolism with reference especially to calcium and phosphorus and its disorders. So the inorganic minerals they constitute very small proportion in the body. तो बॉडी वेट में अगर देखा जाए तो जैसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम अबाउट ओनली 2% ऑफ बॉडी वेट होता है और कोबाल्ट पूरी बॉडी वेट का 0.00004% होता है। ये मिनरल्स बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में होने के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। लाइक बोन्स में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी के लिए भी कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिड बेस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में इन मिनरल्स का हेल्प होता है, फ्लूइड बैलेंस, ऑस्मोटिक रेगुलेशन। इसके अलावा ये बायोलॉजिकल इंटीग्रल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है, आयरन इसमें होता है, थायरॉक्सिन है, इसमें जो है आयोडीन होता है, इंसुलिन है, इसमें जिंक होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऐसे ही सल्फ़र जो है बहुत सारे जैसे थायमीन, बायोटीन, लिपोइक एसिड और कोएंजाइम ए वगैरह में होता है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो एंजाइम मेटाबॉलिज्म के लिए कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, पोटेशियम है। कुछ एलिमेंट्स जो है एंजाइम के ही कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी एंजाइम में ही शामिल होते हैं, जैसे कोबाल्ट है, मोलिब्डेनम है, सेलेनियम है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अगर हम करें तो दो टाइप के एलिमेंट होते हैं। पहले हैं जिसको हम कहते हैं मैक्रो मिनरल्स, या फिर ऐसे मिनरल्स जो टोटल इनऑर्गेनिक मिनरल का लगभग 60 to 80% होते हैं, या जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसे 7 प्रिंसिपल एलिमेंट हैं मैक्रो मिनरल्स, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर। इनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पर डे लगभग 100 मिलीग्राम पर डे होता है। इसी के अपोजिट माइक्रो मिनरल्स की बात करें तो माइक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होते हैं, और इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं जो कि इसेंशियल हैं। फिर दूसरी कैटेगरी वो होते हैं कि पॉसिबल इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, मतलब इनकी ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। तीसरे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन इसेंशियल है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी वो हमारे फूड में या जो हमारी बॉडी में होते हैं। तो इसमें इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें तो आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, सेलेनियम, क्रोमियम। पॉसिबल इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनकी ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जैसे निकिल, वेनेडियम, कैडमियम, बेरियम। इसके बाद में नॉन इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जैसे एल्यूमिनियम, लेड, मरकरी, बोरॉन, सिल्वर, बिस्मथ। अब हम मिनरल मेटाबॉलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू कैल्शियम एंड फास्फोरस बात कर रहे हैं, एंड इट्स डिसऑर्डर बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम जो है वो ऑलमोस्ट होल बॉडी में लगभग 1 to 1.5 kg तक होता है एक एडल्ट मैन में, यानी कि 1 to 1.5 kg जो कैल्शियम है उसमें भी 99% जो होता है वो बोन्स में और टीथ्स में होता है। लेकिन ओनली 1% फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम जो है आउटसाइड ऑफ द स्केलेटल टिश्यू मिलता है, और उसके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कैल्शियम का सबसे पहला फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ। तो कैल्शियम अलॉन्ग विद द फास्फोरस ये फॉर्मेशन करता है बोन्स का। इसके अलावा स्केलेटल टिश्यू जितने भी हैं, जैसे कुछ कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनकी भी स्ट्रेंथनिंग देता है। इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन एंड ऑस्टियोक्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीमिनरलाइजेशन। यानी कि ये जो सेल्स होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ये कैल्शियम हटाने का काम करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम बोन्स में फॉर्मेशन करने का काम करती हैं।
दूसरा, कैल्शियम का फंक्शन है एज ए मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फिलामेंट्स हैं जैसे एक्टिन है, मायोसिन है, तो इनके इंटरेक्शन में कैल्शियम हेल्प करता है। साथ में जो कार्डियक मसल्स होती हैं जिसमें ट्रोपोनिन सी होता है, तो कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम एटीपेस को भी एक्टिवेट करता है जिसके कारण एक्टिन मायोसिन का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तीसरा है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन में कैल्शियम बहुत रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली फैक्टर 4। तो फैक्टर 4 जो है डिपेंडेंट होता है कैल्शियम के, और तभी ब्लड क्लॉटिंग होती है। नर्व ट्रांसमिशन की बात करें तो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड परमेबिलिटी की बात करें तो कैल्शियम इन्फ्लुएंसेस द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सेवरल आयन अक्रॉस। कैल्शियम ऑल्सो रिक्वायर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिवेशन। एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे लाइपेज है ना, ये एक पेंक्रियाटिक लाइपेज वगैरह जो रहते हैं। तो पेंक्रियास से 3 टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। तो इसमें से जो लाइपेज होता है वो कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा एटीपेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये जो हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज टीसीए साइकिल का एक पार्ट है, तो यहाँ कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है कॉलमोडुलिन मीडिएटेड एक्शन ऑफ कैल्शियम। जैसे आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे तो जो सिरुलोप्लाज्मिन होता है वो जो है कॉपर के साथ बाइंड करता है। वैसे ही यहाँ जो कैल्शियम है ये एक कॉलमोडुलिन प्रोटीन होता है, इसके साथ बाइंडिंग करता है। तो कैल्शियम कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन एंजाइम्स टू एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स लाइक एडिनाइलेज साइक्लेज, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कैल्शियम एज ए इंट्रासेल्युलर मैसेंजर। तो आप सोचें कि कैल्शियम जो होता है वो इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर के मैसेंजर की तरह भी काम करता है। जैसे कि हम इंट्रासेल्युलर मैसेंजर एक जानते हैं वो है साइक्लिक एएमपी। तो इंस्टेड ऑफ साइक्लिक एएमपी कैल्शियम जो है सर्टेन हार्मोन्स में एक्ट एज ए इंट्रासेल्युलर मैसेंजर। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कुछ हार्मोन जैसे एपिनेफ्रिन है, ये ग्लूकोजिनोलाइसिस करने के टाइम पर लीवर में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज फर्दर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द इमरजेंसी। तो ऐसे में एपिनेफ्रिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एपिनेफ्रिन में जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो कैल्शियम ही होता है। तो एपिनेफ्रिन इन द लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसके अलावा कैल्शियम सर्व्स एज ए थर्ड मैसेंजर फॉर सम हार्मोन्स। जैसे एडीएच की बात करें, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होते हैं इसमें भी थ्रू साइक्लिक एएमपी, मतलब साइक्लिक एएमपी तो सेकंड मैसेंजर हो गया, पर यहाँ थर्ड मैसेंजर कौन होता है, कैल्शियम होता है इन द एडीएच। नाउ नेक्स्ट, कैल्शियम वर्क करता है रिलीज ऑफ हार्मोन्स। द रिलीज ऑफ सर्टेन हार्मोन जैसे इंसुलिन है, पैराथायराइड हार्मोन है, कैल्सिटोनिन है, फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड इज फैसिलिटेटेड बाय कैल्शियम। तो कैल्शियम सिक्रेटरी प्रोसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम रेगुलेट्स माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल mediated process such as endocytosis, exocytosis and cell motility। तो सेल की मोटिलिटी के लिए या फिर हम एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जैसे जो हम फेगोसाइटोसिस वगैरह में यूज़ करते हैं, तो उसमें जो वही बात आ गई, हमारा जो एक्टिन है, मायोसिन वगैरह है, जो इसमें एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं सेल के अंदर, माइक्रो फिलामेंट्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करके एंडोसाइटोसिस वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम का यूज़ है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो दो सेल आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, दो सेल आपस में डेस्मोसोम्स से जुड़ी होती हैं, ये हमें पता है। तो डेस्मोसोम में कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। द सेल टू सेल कम्युनिकेशन में बी ऑल्सो रिक्वायर्ड कैल्शियम। नेक्स्ट है एक्शन ऑन हार्ट। कैल्शियम एक्ट्स ऑन मायोकार्डियम एंड प्रोलॉन्ग्स सिस्टोल्स। तो एक होता है डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल। तो कैल्शियम जब मायोकार्डियम पे एक्ट करता है तो जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाती है।
नाउ डाइटरी रिक्वायरमेंट, तो पर डे एक एडल्ट मैन और वुमन को लगभग 800 मिलीग्राम चाहिए। वुमन ड्यूरिंग लैक्टेशन, प्रेगनेंसी और पोस्ट मेनोपॉज की बात करें तो 1.5 ग्राम पर डे चाहिए। चिल्ड्रन जो 1 से 18 एज के हैं उनको 0.8 से 1.2 ग्राम पर डे चाहिए। इन्फेंट्स जो लेस देन 1 ईयर हैं उनको 300 से 500 मिलीग्राम पर डे चाहिए। तो आप समझिए कि 1.5 ग्राम से ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो हमारा जो एक टेबलेट वगैरह होता है वो 500 मिलीग्राम का तक होता है। ठीक है। अब सोर्सेस की बात करें तो बेस्ट सोर्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। गुड सोर्सेस के बीन्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिश, कैबेज, एग यॉक वगैरह हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम मोस्टली अकर इन द डिओडिनम। तो ये डिओडिनम आप ध्यान दें कि जो इंटेस्टाइन जो स्टमक है उसके जस्ट बाद में जो यू शेप एरिया होता है वहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और ये एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि जो एनिमल अगर वीक होगा या ह्यूमन अगर वीक होगा तो डेफिनेटली एनर्जी नहीं होगी, तो ऐसे में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। और ये इन्फ्लुएंस करता है सेवरल फैक्टर्स पे। तो अब बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रमोटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, जिसकी हम डिटेल अब बात करेंगे। तो इनमें से जो फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इसमें फर्स्ट है विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म होता है वो है कैल्सीट्रॉन, कैल्सीट्रायोल। एंड कैल्सीट्रायोल जो है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनवाता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जब इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में बनता है तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। दूसरा है प्रमोट करने वाला पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन डायरेक्ट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या करता है, जो ये विटामिन डी है यानी कि कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल के सिंथेसिस को बढ़ाता है। पैराथायराइड हार्मोन जैसे ही कैल्सीट्रायल के सिंथेसिस को बढ़ाता है, कैल्सीट्रायल जो होता है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के सिंथेसिस को इंड्यूस करता है। और जैसे ही कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का सिंथेसिस इंड्यूस होता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल्शियम को बाइंड करता है और एब्जॉर्ब करता है। तीसरा है एसिडिटी। जितना लोअर पीएच रहता है वो उतना ही कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है। लैक्टोज, लैक्टोज जो है कैल्शियम अपटेक को प्रमोट करता है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल्स। इसलिए मिल्क में जो होता है लैक्टोज वो कहीं ना कहीं जो मिल्क में प्रेजेंट कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन फैसिलिटेट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो लाइसिन और आर्जिनिन जो होते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ कम्स टू फैक्टर्स दैट इनहिबिट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट फैक्टर है फाइटेज एंड ऑक्जिलेट। अगर डाइट में फाइटेज और ऑक्जिलेट ज़्यादा होगा तो इट विल इंटरफेयर विद द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। सेकेंड है हाई कंटेंट ऑफ डाइटरी फॉस्फेट। तो हमें पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। अगर फास्फोरस ज़्यादा खाएंगे यानी कि फॉस्फेट ज़्यादा खाएंगे तो वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा। तो ऐसे में डाइटरी रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस 1:2 रहता है। और जो आइडियल ऑप्टिमल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन के लिए है वो रेशियो होना चाहिए 2:1। ठीक है, यानी 2 पार्ट ऑफ कैल्शियम एंड 1 पार्ट ऑफ फास्फोरस, तभी इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। अगर मान लीजिए गलती से कैल्शियम जो है 1 पार्ट है और फास्फोरस 2 पार्ट है तो होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा फास्फोरस रहेगा वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर लेगा। ऐसे में कैल्शियम अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन। तीसरा है द फ्री फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जितना भी होता है वो कैल्शियम के साथ सोप बना लेता है और सोप बना करके इंसॉल्युबल हो जाता है। तो ऐसे में ज़्यादा फेट एब्जॉर्प्शन अगर होता है तो वो दैट इम्पेयर्स कैल्शियम और वो उसके साथ में सोप बना के एक इंसॉल्युबल सोप बनाता है। इसलिए ज़्यादा फेट के साथ कैल्शियम नहीं लेते। नेक्स्ट होता है एल्कलाइन कंडीशन। हाई पीएच जब होगा तब दैट इज़ अनफेवरेबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। देन है हाई कंटेंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स। जितना ज़्यादा फाइबर खाते हैं कैल्शियम उतना कम एब्जॉर्ब होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द प्लाज्मा कैल्शियम। तो प्लाज्मा कैल्शियम में 3 टाइप के कैल्शियम होते हैं। पहला कैल्शियम होता है
जो सबसे पहले मैं टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम सीरम बता रहा हूँ, वो है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिली इक्विवेलेंट में देखें तो 4.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आप सिर्फ यही याद रखें, 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इसमें पहला फ्रैक्शन कौन सा है? पहला फ्रैक्शन है आयनाइज्ड फ्रैक्शन। तो आयनाइज्ड फ्रैक्शन इसमें से है 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये बहुत एक्टिव होता है, ये पहला फ्रैक्शन है। दूसरा फ्रैक्शन कौन सा है? 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है कैल्शियम, सीरम कैल्शियम, वो एसोसिएटेड होता है साइट्रेट से एंड फॉस्फेट से। तो 5 और 1 ये 6, तो 6 मिलीग्राम तो ये हो गया। अब बचा कितना? 4 से 5 मिलीग्राम। ठीक है, तो 4 से 5 मिलीग्राम जो होता है वो प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, और प्रोटीन भी कौन सा? मेनली एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होता है। तो अब आप सोचिए कि एक तो जो आयनाइज्ड वाला फ्रैक्शन है और एक जो साइट्रेट वाला फ्रैक्शन है, ये जो दोनों फ्रैक्शन हैं, यही ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो ब्लड से टिश्यू में परफ्यूज़ हो सकते हैं या डिफ्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, जब इसके साथ में बाइंडिंग हो जाती है कैल्शियम की, तो वो जो है नॉन डिफ्यूजिबल हो जाता है। तो ये 3 फ्रैक्शन हैं जो कि मेनली प्लाज्मा में मिलते हैं, और इसी का तीनों फ्रैक्शन को मिला करके एस्टिमेशन होता है लेबोरेटरी में। नाउ कम्स टू फैक्टर्स रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। तो प्लाज्मा के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए 3 अलग अलग जगह से कैल्शियम आता है। पहला कैल्शियम आता है बोन्स से। तो बोन्स में जब पैराथायराइड हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा ब्लड में, पैराथायराइड हार्मोन, तो वो क्या करेगा? बोन्स से कैल्शियम खींच के प्लाज्मा में ले जाएगा। लेकिन प्लाज्मा से बोन्स में जाने के लिए कैल्सिट्रायोल की ज़रूरत होती है। ये कैल्सिट्रायोल या फिर हार्मोन कैल्सिटोनिन वही है। कैल्सिट्रायोल तो हो गया आपका विटामिन डी, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी, और कैल्सिटोनिन भी एक हार्मोन है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन और विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल मिल करके प्लाज्मा से एब्जॉर्ब करते हैं कैल्शियम को और बोन तक ले जाते हैं। वहीं पैराथायराइड हार्मोन जो होता है बोन से प्लाज्मा की तरफ ले जाता है। प्लाज्मा की तरफ पैराथायराइड हार्मोन मतलब शब्दों से ही एब्जॉर्ब करता है और प्लाज्मा में लेकर आता है पैराथायराइड हार्मोन। तो ट्यूबुलर रीनल ट्यूब्यूल से भी एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन ही ऐसा हार्मोन है जो विटामिन डी को सबसे पहले एक्टिवेट करता है, जो कि इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ मैं। इंटेस्टाइन में जो कि कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ कैल्सिट्रायोल में, जैसा मैंने पहले बताया। ये कैल्सिट्रायोल जो होता है इंटेस्टाइन में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए वो करता है, इनिशिएशन करता है कि कैसे भी करके इंटेस्टाइन में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बने। तो जब कैल्सिट्रायोल के प्रेजेंस में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनता है तो इंटेस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, जो अल्टीमेटली प्लाज्मा में ही जाता है। तो सबसे पहले जो विटामिन है, विटामिन डी की हम बात कर लेते हैं, जो रेगुलेटिंग फैक्टर है सबसे पहला। इसका एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रायोल कहलाता है, और कैल्सिट्रायोल एक हार्मोन है। मतलब आप देखिए विटामिन भी है ये और यही हार्मोन भी है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज़ ए हार्मोन। ठीक है, तो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या हो गया? हार्मोन है। और हार्मोन क्या है? कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल का दूसरा नाम जो है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल भी है। तो ये सिंथेसिस करता है इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर किसको? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को, जो मैंने अभी आपको बताया। ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन ऐसा है कि इंटेस्टाइन में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस का भी एब्जॉर्प्शन करता है। और इसका दूसरा काम क्या होता है? कैल्सिट्रायोल स्टिमुलेट्स कैल्शियम अपटेक बाय ऑस्टियोब्लास्ट। तो बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट मिलती हैं। इन ऑस्टियोब्लास्ट को ये कहता है कि भाई तुम इसको कैल्शियम को एब्जॉर्ब करो। तो ऑस्टियोब्लास्ट इन द बोन प्रमोट कैल्सिफिकेशन। तो ऑस्टियोब्लास्ट अल्टीमेटली कैल्सिफिकेशन का एंड मिनरलाइजेशन का, यानी डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड रीमॉड्यूलिंग का काम करती है। नेक्स्ट रेगुलेटरी कंपाउंड है या फैक्टर है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन तब एक्टिवेट होता है जब प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल कम हो जाए। तो जैसे ही प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल कम होता है, पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट होता है। वो रीनल ट्यूब्यूल्स से
या फिर विटामिन डी को एक्टिवेट करके अल्टीमेटली कैसे भी करके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाता है और प्लाज्मा में कैल्शियम लेवल का कंसंट्रेशन बढ़ाता है। ये पैराथायराइड हार्मोन जो है ये लगभग 95,000 का मॉलिक्यूलर वेट की सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें 84 एमिनो एसिड्स होते हैं। मतलब समझिए कि बहुत छोटा होता है। ये पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर की तरफ होती है, जो हमारी नेक में होती है। और इसका सिंथेसिस जब होता है तब ये प्री प्रो पीटीएच के फॉर्म में रिलीज होता है। तो प्री प्रो पीटीएच बाद में कन्वर्ट होता है डिग्रेड होकर के प्रो पीटीएच में, और प्रो पीटीएच बाद में फाइनली एक्टिव फॉर्म ऑफ पीटीएच बनाता है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन तब ही बढ़ता है कंसंट्रेशन में, या तभी सिंथेसिस होता है जब इसको पता चलता है कि प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। ओके, तो पीटीएच का सिंथेसिस तो हो गया, पर अब ये काम किस किस पर करता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सबसे पहले जो पीटीएच होता है वो बाइंड होता है विद द रिसेप्टर ऑफ सेल। सेल के रिसेप्टर से बाइंड होने पर ये एडिनाइलेट साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। एडिनाइलेट साइक्लिक एमपी को एक्टिवेट करता है, जो कि इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ने पर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन होता है। तो इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो पीटीएच है वो वर्क करता है। पीटीएच 3 अलग अलग ऑर्गन्स पे काम करता है। सबसे पहले तो बोन्स पे काम करता है, दूसरा किडनी पे काम करता है, और तीसरा जो होता है वो इंटेस्टाइन पे काम करता है। तो पहला हम आपको बताते हैं बोन्स पे कैसे काम करता है। बोन्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, इनका काम होता है डीमिनरलाइजेशन करना। तो इसमें ऑस्टियोक्लास्ट सेल पर ये पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है। यहाँ इन सेल्स में पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द एंजाइम पायरोफॉस्फेट एंड कोलेजिनेज। तो ये दो टाइप के एंजाइम होते हैं, एक होता है पायरोफॉस्फेट और दूसरा होता है कोलेजिनेज। तो यहाँ पायरोफॉस्फेटेज है, ये पायरोफॉस्फेटेज एंड कोलेजिनेज, इनका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बोन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद किडनी की बात करें तो किडनी में पीटीएच इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, या फिर ये कहें कि जो है कैल्सीट्रायोल। ओके, कैल्सीट्रायोल। तो कैल्सीट्रायोल क्या करता है, यहाँ किडनी की बात बता रहा हूँ। कैल्सीट्रायोल क्या करता है, कैल्सीट्रायोल अल्टीमेटली स्टिमुलेट होने पर जो भी कैल्शियम है उसके लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। इसके बाद तीसरा क्या है, एक्शन ऑन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जैसे इंटेस्टाइन में इनडायरेक्ट एक्शन करता है, ये इंटेस्टाइन में विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, कैल्सी ट्रायोल बनाता है, और कैल्सी ट्रायोल जो होता है वो यहाँ पर इंटेस्टाइन में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, और इसके कारण कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ कम्स टू द हार्मोन कैल्सीटोनिन। तो अभी तक हमने जितना भी पैराथायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ा, समझिए कि पैराथायराइड हार्मोन का जस्ट अपोजिट काम कैल्सीटोनिन करता है। कैल्सीटोनिन 32 एमिनो एसिड्स का था, जबकि पैराथायराइड हार्मोन जो है वो 84 एमिनो एसिड का है। तो कैल्सीटोनिन जो है 32 एमिनो एसिड्स का है, और ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड सेल से निकलता है। मतलब आप समझिए कि पैराथायराइड जो है ये पैराथायराइड हार्मोन से निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। और पैराथायराइड ग्लैंड जस्ट किसके ऊपर बैठी हुई है, या किसके पास बैठी है, थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन रिलीज़ हो रहा है, तो दोनों पास पास की ग्लैंड है और अलग अलग टाइप का हार्मोन रिलीज़ कर रही हैं। इन दोनों का काम जो होता है वो कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन करना होता है।
तो जैसे ही प्लाज्मा में कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कैल्सिटोनिन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो ये पैराथायराइड हार्मोन ने जितना भी कैल्शियम प्लाज्मा में बढ़ाया है उसको कम करने के लिए काम करता है। तो सीधी सी भाषा में कहें हम तो calcitonin is inversely proportional to parathyroid hormone. It act antagonistic to parathyroid hormone. अब ये करता क्या क्या है? कैल्सिटोनिन प्रमोट कैल्सिफिकेशन बाय इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। उधर पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा रहा था, इधर ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाता है। Further, calcitonin decrease bone reabsorption and increase the excretion of calcium into the urine. बोन से भी बहुत सारा पैराथायराइड हार्मोन जो है बोन से कैल्शियम खींच खींच के ले जा रहा था, उसको भी रोकता है और बोन की रिएब्जॉर्प्शन को रोकता है। और ये जो कैल्शियम ज़्यादा अगर हो गया प्लाज्मा में और बोन को ज़रूरत नहीं है तो वो यूरिन में चला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्सिटोनिन। देयरफॉर कैल्सिटोनिन हैज़ ए डिक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑन ब्लड कैल्शियम। ब्लड कैल्शियम को घटाने का काम करता है कैल्सिटोनिन। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस रेशियो। तो यहाँ बताया गया है कि कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो कितना मेंटेन होना चाहिए। कैल्शियम और फास्फोरस का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो चिल्ड्रन में 50 आना चाहिए और एडल्ट में 40 आना चाहिए। अगर यही 30 आ जाए तो रिकेट्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर चिल्ड्रंस के लिए 50 बनाना चाहूँगा, यानी कि 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर कैल्शियम रखें और हम अगर 9×5=45, 9×6=54, अगर हम 6 मिलीग्राम फास्फोरस रखें तो लगभग 54 मिलीग्राम ये आएगा चिल्ड्रंस के लिए। और अगर हम एडल्ट की बात करें तो 8×5=40 होता है। ओके, यानी कि एडल्ट के लिए 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है बोन्स में होगा कैल्शियम, और जो फास्फोरस होगा वो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। और अगर इसको हम 30 करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 6/5, तो ये हो गया 30। यानी कि अगर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ कैल्शियम हो गया तो इट में लीड्स टू रिकेट्स। नाउ कम्स टू द कैल्शियम एक्सक्रीशन। कैल्शियम का एक्सक्रीशन यूरिन में भी होता है और फीसिस में भी होता है, लेकिन जब कैल्शियम सीरम में 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो दैट इज़ द थ्रेशोल्ड। इसके बाद में ज़्यादा प्लाज्मा में होना नहीं चाहिए, इसलिए वो कहीं ना कहीं इट इज़ एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन। अगर हम फूड में भी बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन अल्टीमेटली जो है यूरिन को एसिडिक बनाता है, इसलिए एसिडिक यूरिन में कैल्शियम फटाफट एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन डाइट खाने पर कैल्शियम एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कैल्शियम फीसिस में भी ज़्यादा निकलता है। ऐसा तब होता है जब देर इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी नहीं होगा तो जो भी कैल्शियम खाया हुआ है वो सारा का सारा फीसिस में निकल जाएगा। नाउ कम्स टू द कैल्शियम इन द टीथ। जैसे बोन्स से कैल्शियम निकलता है ऐसे टीथ से कैल्शियम नहीं निकलता। सो कैल्शियम इन द टीथ, तो वंस द टीथ फॉर्म्ड इन द एडल्ट डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर डीकैल्सिफिकेशन। लेकिन फिर भी ग्रोइंग चिल्ड्रंस में जब टीथ बन रहे होते हैं तब प्रॉपर कैल्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। Now comes to the disease status. So my basic point to just discuss all of the things to discuss detail about the disease status. So now let comes to the disease status. First disease is the hypercalcemia. तो हाइपरकैल्सीमिया जो है नॉर्मली तब होता है जब देर इज़ अ इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, है ना। अभी नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, पर जब भी देर इज़ इंक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल उसको हम हाइपरकैलीमिया कहेंगे, हाइपरकैल्सीमिया कहेंगे। तो ये कब होगा, हमें पता है कि जो थायराइड ग्लैंड है, जो पैराथायराइड हार्मोन है वो
एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ऐसा हमने यहाँ पर भी देखा था। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, सब जगह से कैल्शियम एब्जॉर्ब करके प्लाज्मा में बढ़ाता है। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन का हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया या फिर हाइपर पैराथायराइड हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आएगा। अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन सीरम फॉस्फेट ड्यू टू इंक्रीज रीनल लॉस एंड इंक्रीज इन द एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी। मतलब ये है कि अगर कैल्शियम जो है चूँकि सीरम में ज़्यादा हो गया और हमने सीरम का थ्रेशोल्ड लेवल पढ़ा है, जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर ज़्यादा होता है तो वो एक्सक्रीट होने लग जाता है यूरिन में और फीसिस में। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी यूरिन में पास आउट होगा कैल्शियम। तो जैसे ही कैल्शियम पास आउट होना शुरू होगा, जो रेशियो है फास्फोरस का वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए फास्फोरस को भी ब्लड में यूरिन में आना पड़ेगा। तो इसीलिए कैल्शियम के साथ साथ सीरम फॉस्फेट का भी लॉस होगा। तो लॉस कैसे होगा, इन द रीनल, मतलब यूरिन में फास्फोरस भी आने लगेगा। और दूसरा ये है कि देयर इज इंक्रीज इन द एल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी। देखो एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स में मिलता है और ऑस्टियोब्लास्ट जो है हाइपर एक्टिव हो जाती है, ठीक है, इन एनी बोन डिसीज़। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ एंजाइम्स में। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जब भी बढ़ता है किस कंडीशन में, पहला बोन की एनी डिसीज़ में और लीवर डिसीज़ में। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का नॉर्मल लेवल होता है 3 to 13 कैटल, इसको के ए को पढ़ते हैं कैटल, इसकी यूनिट है एंजाइम की, 3 to 13 कैटल यूनिट पर डेसीलीटर। एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज यूजुअली फॉर डायग्नोसिस ऑफ रिकेट्स। जब भी रिकेट्स होगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म होगा, कार्सिनोमा ऑफ बोन होगा, यानी एनी टाइप ऑफ बोन डिसीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस होगा, तो इस कंडीशन में एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ेगा। तो ये याद रख लो, रट लो, क्योंकि इसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो यहाँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और ये भी है कि यूरिन से बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस रिलीज़ हो रहा है, यानी कि देयर इज़ अ चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी कैल्कुलाई। तो यूरिनरी कैल्कुलाई भी बन सकता है। अब यहाँ पर हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म होने के कारण कितनी बार ये देखा गया है कि सीरम लेवल तो नॉर्मल है, पर आपको यहाँ देखना पड़ेगा आयोनाइजिंग, जो आयोनाइज्ड सीरम कैल्शियम है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। ये 6 to 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में 3 टाइप के आपको कैल्शियम बताए थे। पहला आयनाइज कैल्शियम होता है, दूसरा साइट्रेट के साथ बाउंड कैल्शियम होता है, और तीसरा जो होता है वो प्रोटीन बाउंडेड कैल्शियम होता है। तो साइट्रेट वाला जो कैल्शियम है वो भी जो है नॉर्मल रहेगा, साथ में आपका प्रोटीन बाउंडेड कैल्शियम भी नॉर्मल रहेगा। लेकिन जो आपका आयनाइज्ड कैल्शियम है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी का डिटेक्शन किया जाता है हाइपर पैराथायराइडिज्म में, क्योंकि कितनी बार सीरम का जो टोटल कैल्शियम लेवल है वो तो नॉर्मल ही मिलता है। सिम्टम्स क्या मिलेंगे हाइपर कैल्शियमिया में, लेथर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैल्शियम लॉस हो रहा है तो थकान होगी, लेथर्जी, मसल की वीकनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है इसीलिए, नौशिया होगा, फिर इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो मायोकार्डियम है हार्ट की वो जस्ट अपोजिट हो गया, देखिए यहाँ पे, क्योंकि वो जो मैंने आपको बताया था मायोकार्डियम में क्या मिलता है, ट्रोपोनिन सी। तो ट्रोपोनिन सी भी एक कार्डियक मार्कर है। मैंने एक वीडियो बनाया है कार्डियक मार्कर, आप देख सकते हैं। तो जो ट्रोपोनिन सी है, जब भी कभी मायोकार्डियम में कुछ डैमेज होता है, कुछ होता है, तो ट्रोपोनिन सी बढ़ता है। तो ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम बाइंड होता है और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करने के चक्कर में मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी और ससेप्टिबिलिटी टू फ्रैक्चर, क्योंकि बोन्स से भी कैल्शियम रिअब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसे में देर इज़ इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि सारा का सारा प्लाज्मा में आ रहा है। प्लाज्मा में कौन लेकर आ रहा है? हाइपर पैराथायराइडिज्म होने के कारण सारा का सारा प्लाज्मा में आ रहा है। तो ये पूरा पैथोजेनेसिस है हाइपर कैल्सीमिया का। अब हम पढ़ेंगे हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया जो है वो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस होती है, क्योंकि कैल्शियम, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस में काम आता है। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा या फिर हाइपो मतलब कैल्शियम डाउन हो जाना, तो बिलो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी अगर कम हो जाएगा सीरम में, तो इसके कारण टिटेनी होगी, है ना। इसको हम जो है हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी भी कहते हैं। और इसको जैसे केटल में मिल्क फीवर होता है, तो वो भी हाइपोकैल्सीमिया के कारण होता है। तो हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एनिमल में देखने को मिलती है, और हम इस टिटेनस को जो है टिटेनस समझ लेते हैं, जो कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनाई से होती है। तो ऐसा नहीं है, ये भी एक टिटेनाई है। साथ में इसमें और भी सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होती है। तो जैसे ही आप कैल्शियम देंगे एनिमल को, वैसे ही जो ये इरिटेबिलिटी है नॉर्मल हो जाएगी, टिटेनी ख़त्म हो जाएगी, एनिमल रिस्पॉन्ड करेगा कैल्शियम थेरेपी से, स्पाज्म होंगे, कन्वल्जन्स आएंगे। ये सब हाइपोकैल्शियमिक टिटेनी के जो है इफ़ेक्ट्स हैं। हाइपोकैल्सीमिया इज़ मोस्टली ड्यू टू हाइपोपैराथायरिडिज्म। मतलब देखिए, हाइपर और हाइपो दोनों कंडीशन में थायराइड, जो पैराथायराइड हार्मोन है, उसी का लेवल चेंज हो रहा है। यहाँ कैल्सीटोनिन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कैल्सीटोनिन जो है हमेशा बोन में कैल्शियम बढ़ाता है और प्लाज्मा से कैल्शियम कम करता है। लेकिन कैल्सीटोनिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पैराथायराइड हार्मोन इम्पोर्टेंट है। तो हाइपोपैराथायरिडिज्म होगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। और हाइपोपैराथायरिडिज्म कब होता है? जब भी कोई एक्सीडेंट के कारण सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड हो, या ड्यू टू एनी ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या करती है? जो हाइपोथायराइड ग्लैंड है उसके सेल्स का डिस्ट्रक्शन करती है। तो या फिर जो खुद की ही सेल्स होती हैं, खुद की जो इम्यून सिस्टम है, वो हाइपोथायराइड ग्लैंड को, वो जो पैराथायराइड ग्लैंड है उसको ख़त्म करती है। तो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन कम हो जाता है पैराथायराइड का, और इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट डिसीज़ है रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? इट इज़ ए डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स कब होता है? ये यंग वंस में होता है। तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन रिकेट्स हमेशा यंग वंस में होता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर इज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, और आइदर डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, या फिर दोनों का ही। तो जब भी यंग वंस में विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होगी, देर इज़ डिफेक्टिव कैल्सिफिकेशन होगा। इसमें जो बोन्स होती हैं वो प्लाएबल हो जाती हैं, ऐसे मुड़ने लगती हैं, और उसमें कर्वेचर आ जाता है। डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स भी इसमें होता है। और ऐसी कंडीशन में कितनी बार ये देखा गया है कि सीरम कैल्शियम और फास्फोरस लेवल तो नॉर्मल होता है या फिर कम होता है, लेकिन देर इज़ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिकेट्स। तो हमें एंजाइम डायग्नोसिस अगर करना है तो बढ़ा हुआ एल्कलाइन फॉस्फेटेज हम देखेंगे। यहाँ एक डिसीज़ और होना चाहिए जो यहाँ नहीं लिखी है, वो है वो है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है एडल्ट में होने वाली डिसीज़ है। उसमें बोन्स में से कैल्शियम रिमूव हो जाता है, और एडल्ट जो होते हैं दे आर वेरी प्रॉन फॉर द फ्रैक्चर। तो उनमें एडल्ट्स में फ्रैक्चर होने की कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अब नेक्स्ट डिसीज़ है रीनल रिकेट्स। वीनल रिकेट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जो विटामिन डी है वो कहाँ सिंथेसिस होता है, वो सिंथेसाइज होता है रीनल में। तो देयर इज़
इफ़ देर इज़ टिश्यू डैमेज, रीनल टिश्यू डैमेज, तो होगा ये कि जो कैल्सिट्रायोल है इसका सिंथेसिस नहीं होगा। कैल्सिट्रायोल क्या है? एक हार्मोन है, और जो कि विटामिन डी का एक एक्टिव फॉर्म होता है। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? इसका सिंथेसिस रीनल टिश्यूज़ में होता है। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है। तो जब भी आप नॉर्मली विटामिन डी देंगे बाहर से, तब भी मतलब ये रिकेट्स ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम कहते हैं विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। तो ऐसे में हमें विटामिन डी नहीं देना होता है, हमें यहाँ देना होता है कैल्सिट्रायोल। अगर हम कैल्सिट्रायोल देंगे तो डेफिनेटली रिस्पॉन्ड होता है ना। रीनल रिकेट्स कैन बी ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्सिट्रायोल। तो अभी जो मैंने ऑस्टियोमलेशिया बताया था, वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस में भी होता है। सेम है दोनों डिसीज़। इसमें भी डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होता है, और ये स्पेशली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन मास है। तो ये एडल्ट में देखने को मिलता है मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, और ये दोनों ही सेक्सेस में देखने को मिलता है। प्रीडोमिनेंटली वुमेंस में ये पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? बोन्स में फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर होने की कंडीशन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बोन मास, और बिकॉज ऑफ डिक्रीज कैल्शियम कंसनट्रेशन ऑफ द बोन। इसमें जो 50% फ्रैक्चर यूएसए में होते हैं वो इसी डिसऑर्डर के कारण होते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस में भी रिगार्डेड एज ए साइलेंट थीफ। इसमें एटियोलॉजी क्या है? जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे विटामिन डी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, या यूँ कहें द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कैल्सिट्रायोल फ्रॉम विटामिन डी, ये डिक्रीज हो जाता है। तो विटामिन डी अगर हम बाहर से दे भी दें तब भी कैल्सिट्रायोल नहीं बन पाता। तो कैल्सिट्रायोल क्या है? इट इज़ ए एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, एंड कैल्सिट्रायोल बेसिकली एक हार्मोन है। तो इसके कारण देर इज़ अ डिक्रीज बोन मास, और ये देखा गया कि जो लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं उनका बोन मास तो बढ़ता है, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका बोन मास डिक्रीज होता चला जाता है। अब वुमेंस में ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सेक्स हार्मोन, क्योंकि मेनोपॉजल स्टेज में जो है वुमेंस में सेक्स हार्मोन कम हो जाता है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या दिया जाता है ट्रीटमेंट में? ट्रीटमेंट में मेनोपॉजल स्टेज में वुमेंस में एस्ट्रोजन दिया जाता है अलॉन्ग विथ कैल्शियम। अगर एस्ट्रोजन और कैल्शियम दोनों साथ में देते हैं तो इन द कॉम्बिनेशन विद द विटामिन डी, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा मेनोपॉजल स्टेज में, और ऐसे में चांसेस ऑफ फ्रैक्चर कम हो जाएगा। इसके अलावा कैल्शियम को लगभग उस समय 1.5 ग्राम पर डे देना चाहिए, 1.5 ग्राम पर डे देना चाहिए। ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट इज़ द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द डाइट। डाइट में कितना हम एडवाइजेबल है जो दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट डिसीज़ है ऑस्टियोपेट्रोसिस। इसको हम कहते हैं मार्बल बोन डिसीज़। ऑस्टियोपेट्रोसिस जस्ट उल्टा होता है। अभी तक हमने पढ़ा कि सारा का सारा बोन से एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है, और रीअब्जॉर्ब होकर के सारा का सारा जो होता है वो प्लाज्मा में जा रहा है कैल्शियम। लेकिन यहाँ यंग वंस में ऑस्टियोपेट्रोसिस में क्या होता है? देर इज़ हाईली डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। तो बोन्स की डेंसिटी बढ़ने लग जाती है, और बोन्स की डेंसिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है। तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्यों होगी? बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना। और देर इज़ सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन, मतलब सेरेब्रल कैल्सिफिकेशन भी होगा, ब्रेन में भी कैल्सिफिकेशन होगा, और बोन्स में भी बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन होगा। तो ये रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस क्यों होगी? देखिए, आप समझें। ये देखिए, ये एक रीनल ट्यूबुलर सेल है, और इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? बॉडी में जहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है उसको ले लेता है, वाटर ले लेता है, और इनसे बनाता है कार्बोनिक एसिड।
तो अगर कार्बोनिक एसिड का डिफेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया तो कार्बोनिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाएगी, है ना, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बढ़ गया। और एसिडोसिस इसलिए होगी क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्यूबुलर ल्यूमन में जाकर के यूरिन में नहीं जाएंगे, यूरिन में पास नहीं होंगे, तो क्या होगा, एसिडोसिस बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम जो है वो यूरिन से पास आउट नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो ट्यूबुलर ल्यूमन है यहाँ पर डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है या फिर कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, जो कि यूरिन से रिलीज़ होता है या यूरिन से एक्सक्रीट होता है। तो अब यहाँ पर होगा ये कि हाइड्रोजन आयंस नहीं जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस नहीं जाएंगे तो कैल्शियम आयंस भी नहीं जाएंगे, कैल्शियम आयंस नहीं जाएंगे या फिर यहाँ कहें कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कैल्शियम आयन नहीं जाएंगे। तो अल्टीमेटली कैल्शियम आयन का लॉस नहीं होता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ देर इज़ डिफेक्ट इन द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इसके कारण क्या होगा, कैल्शियम आयन का डिपोजिशन एक तो ब्रेन में और एक बोन्स में, दोनों में बढ़ेगा। नाउ अब हम फास्फोरस की बात करते हैं। तो बॉडी में अगर एक एडल्ट बॉडी कहें तो उसमें लगभग 1 kg फास्फोरस होता है, यानी फॉस्फेट होता है, सॉरी फॉस्फेट होता है, और ये फॉस्फेट सभी सेल्स में होता है। लगभग 80% फॉस्फेट तो ऐसा है जो कैल्शियम के साथ बाइंड होकर के बोन्स में मिलता है, टीथ में मिलता है, 80%। और रेस्ट ऑफ 10% जो होता है, 20% में से देखा जाए तो जो 10% होता है वो मसल और ब्लड में होता है। अब एक 10% और बचा है, तो वो जो 10% है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स में। ओके, अब बायोकेमिकल फंक्शंस पे आते हैं। तो फास्फोरस इज एसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ। It plays a central role in the formation and utilization of high energy phosphate compound, that is the ATP, GTP, creatine phosphate। तो ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट एनर्जी के पैकेट्स में जैसे ATP, GTP में मिलता है। फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फास्फोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA वगैरह में भी जो होता है फास्फोरस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स हैं जैसे NAD+, NADP+, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ADP, AMP, इसमें फास्फोरस सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। अदर प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स हैं आर एक्टिवेटेड बाय फास्फोराइलेशन, है ना, फास्फोराइलेशन हम देखते हैं तो फास्फोराइलेशन से बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स एक्टिवेटेड होते हैं। फॉस्फेट बफर सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ pH, अराउंड 7.4 pH होता है ब्लड का। तो जो बफर है वो भी फॉस्फेट सिस्टम से, फॉस्फेट बफर सिस्टम से चलता है। नाउ कम्स टू द डाइटरी रिक्वायरमेंट। कैल्शियम फास्फोरस का जो रेशियो है वो हमेशा 1:1 एक एडल्ट के लिए रिकमेंडेड है, लेकिन दैट इज़ मतलब ये जो रहता है लगभग 800 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए फास्फोरस, ठीक है। हालांकि मैं जहाँ तक समझता हूँ ये 2:1 होना चाहिए, मैंने पहले भी 2:1 पढ़ा था। तो कैल्शियम इसलिए 1.5 ग्राम हो गया एक एडल्ट के लिए और फास्फोरस 800 ग्राम के आसपास हो गया। इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में ज़रूर ये रेशियो इन्होंने यहाँ बता दिया है 2:1, और मैं इसी को सजेस्ट करूँगा क्योंकि 2:1 जो होता है ये यहाँ पर इन्फेंट के लिए इसलिए ज़रूरी बताया क्योंकि ह्यूमन मिल्क का कंपोजिशन यही है, 2 पार्ट कैल्शियम है, 1 पार्ट फास्फोरस है। तो नेचुरल फूड्स में 1:1 के रेशियो में कैल्शियम और फास्फोरस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और देयर फॉर एडिक्वेट इंटेक ऑफ कैल्शियम जनरली टेक्स केयर ऑफ द फास्फोरस रिक्वायरमेंट ऑल्सो। तो जितना आप कैल्शियम खा रहे हैं, अगर आप फास्फोरस भी खा रहे हैं तो ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा और फास्फोरस एब्जॉर्ब होगा, अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं होगा। सोर्स क्या क्या है फास्फोरस के? मिल्क है, सीरियल है, लीफी वेजिटेबल्स है, मीट है, एग है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है फास्फोरस का? हमने जैसे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन पढ़ा था डिओडिनम में होता है, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो होता है जेजुनम में होता है। तो डिओडिनम की जस्ट बाद क्या आता है? जेजुनम आता है। तो हमने जैसे पहले
जो कैल्सिट्रायोल है, कैल्सिट्रायोल ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है और ये एक हार्मोन है। तो कैल्सिट्रायोल जैसे हमने पढ़ा था कैल्शियम को प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, वैसे ही फास्फोरस को भी एब्जॉर्प्शन के लिए प्रमोट करता है। कैल्सिट्रायोल क्या करता है कि इंटेस्टाइन में कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स को के सिंथेसिस को बढ़ाता है, जिससे कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी एब्जॉर्ब हो जाता है। Absorption of phosphorus and calcium is optimum when the dietary calcium phosphorus is between 1:2 and 2:1। तो ये देखिए वही बात आ गई कि या तो 1:2 के रेशियो में हम खाएं या फिर 2:1 के रेशियो में खाएं, तभी जा कर के फास्फोरस और कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर भी वही बात आ गई और ये इंपॉर्टेंट भी है। पर ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग में लगता है कि कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो कोई एक होना चाहिए। भाई 1 पार्ट कैल्शियम 2 पार्ट फास्फोरस, फिर आप बता रहे हैं 2 पार्ट कैल्शियम 1 पार्ट फास्फोरस। तो इसको आप थोड़ा सा नेट से सर्च करना। मेरे को जो याद है और जो मैं जानता हूँ वो है 2:1। हमेशा मैं 2:1 ही फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट है एसिडिटी फेवर्स वाइल फाइटेड डिक्रीज द फॉस्फेट अपटेक बाय द इंटेस्टाइनल। तो एसिडिटी होगी तो जैसे कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो रहा था, फास्फोरस भी एब्जॉर्ब होगा। उधर ऑक्जिलेट और जो फाइटेट था वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकते थे। यहाँ पर भी जो फाइटेट होता है वो फास्फोरस एब्जॉर्प्शन को रोकता है। अब हम सीरम में फॉस्फेट की बात करते हैं। तो ब्लड में, होल ब्लड में लगभग 40 मिलीग्राम होता है। ये जो फॉस्फेट का लेवल है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो आपने देखा उधर कैल्शियम का जो होता है वो 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, यहाँ पे फॉस्फेट का 40 मिलीग्राम, मतलब बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल 4 गुना ज़्यादा है। लेकिन सीरम में देखें तो सीरम में 3 to 4 मिलीग्राम ही है। तो आप डिफरेंस यहाँ देख लें, वाकई कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पर ये जो प्लाज्मा कैल्शियम बताया था इन्होंने 9 से 11, मतलब प्लाज्मा में आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो हट गई है, ठीक है। ब्लड वेसल नहीं, सॉरी, ब्लड मतलब जो सेल्स हैं वो हट गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फास्फोरस के लिए, तो फास्फोरस के लिए यहाँ पर होल ब्लड में तो मतलब सेल्स आ गई और उसमें 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। पर सीरम की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें सेल्स हट गई है। तो अब ये कितना हो गया, 3 to 4 मिलीग्राम, मतलब बिल्कुल उधर 9 से 11 है कैल्शियम और यहाँ 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो कितना कम हो गया, लगभग आधा हो गया। तो इसलिए मैं वही कहता हूँ, मैं 2:1 ही फॉलो करता हूँ इसका रेशियो। दिस इज़ बिकॉज RBC एंड WBC हैव वेरी हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट, है ना। तो अगर ये आप हटा देते हो तो 40 मिलीग्राम से सीधा आ जाएगा 3 to 4, मतलब 10 टाइम्स लेस हो जाएगा। द सीरम फॉस्फेट में एग्जिस्ट एज फ्री आयंस, जैसे उधर कैल्शियम फ्री आयंस में था, तो वहाँ कैल्शियम जो था वो भी फ्री आयंस में था। और कितना था वहाँ पे भी 40%, सॉरी 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में से फ्री जो था वो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आयनाइज्ड फॉर्म में था। और कितना हो गया, ये लगभग 50% हो गया। और ऐसा ही फास्फोरस के केस में है। फास्फोरस के केस में भी जो आयनाइजिंग फॉर्म है वो है 40%, और इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म दैट इज़ 50%, मतलब वैसा ही है जैसे कैल्शियम का है। विथ केटायन सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। अलग अलग फास्फोरस क्या होता है भाई, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ भी होता है, मैग्नीशियम के साथ भी होता है। तो चाहे कॉम्प्लेक्स में ले लें या फ्री फॉर्म में ले लें, फॉस्फेट आयन के फॉर्म में ले लें, तो भी 40 से 50% होता है। तो 50% तो इसमें निकल गया। 10% ऑफ सीरम फॉस्फेट इज बाउंड इन द विद द प्रोटीन, तो कुछ प्रोटीन से बाउंड होता है। कैल्शियम भी जो था, हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 5 मिलीग्राम में से ये हो गया जो फ्री था, आयनाइजिंग था। फिर 1 मिलीग्राम जो हो गया वो था एसोसिएटेड विद साइट्रेट और फॉस्फेट, और 4 to 5 मिलीग्राम था प्रोटीन के साथ बाउंड, यानी कि वही 30 से 40% हो गया। तो 30 से 40% जो है प्रोटीन के साथ बाउंड था, और यहाँ पर जो है 10% ही प्रोटीन के साथ बाउंड है, मतलब कम है बाउंड। It is interesting to note that the fasting serum phosphate level are higher than the post-prandial, मतलब खाना खाने के पहले फॉस्फेट लेवल ज़्यादा रहता है, खाना खाने के बाद में
फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है। दिस इज एट्रीब्यूट टू द फैक्ट दैट फॉलोइंग द इंजेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज, द फॉस्फेट फ्रॉम द सीरम इज ड्रॉन बाय द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। तो अब क्या है, पहले फॉस्फेट ज़्यादा था, जैसे ही खाना खाया तो खाना खाने के बाद ग्लूकोज आ गया बॉडी में, ग्लूकोज के अब मेटाबॉलिज्म के लिए फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो फास्फोरस का लेवल कम हो जाएगा। सीधा सा फंडा है। अब हम एक्सक्रीशन की बात करें तो अबाउट 500 मिलीग्राम फॉस्फेट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन पर डे, और उधर यूरिन में जो कैल्शियम जाता था वो लगभग कितना जाता था एक्सक्रीशन में, इसको भी हम देख लेते हैं। मतलब इसमें तो ये था कि यूरिन में जो जैसे ही 10 मिलीग्राम थ्रेशोल्ड लेवल से, रीनल थ्रेशोल्ड लेवल से कैल्शियम ऊपर हुआ 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो वैसे ही बचा हुआ जो है कैल्शियम यूरिन में चला जाता था। और फास्फोरस का ऐसा है कि 500 मिलीग्राम तो पर डे एक्सक्रीट होता ही होता है। रीनल थ्रेशोल्ड लेवल इसका है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, कैल्शियम का था 10 मिलीग्राम, इसका है 2 मिलीग्राम। The reabsorption of phosphate by the renal tubule is inhibited by parathyroid hormone। तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम का भी जो है मतलब यूरिन से भी खींच लेता है और यूरिन में जाने नहीं देता। तो ऐसे ही द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट बाय द रीनल ट्यूब्यूल इज इनहिबिटेड बाय पैराथायराइड हार्मोन। तो यहाँ पर मैं स्पेशल एम्फेसिस दूंगा कि जो पैराथायराइड हार्मोन है अगर ये बढ़ता है तो कैल्शियम प्लाज्मा में बढ़ता है, बराबर, इधर हमने देखा था। पैराथायराइड हार्मोन अगर बढ़ता है तो कैल्शियम जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा में जाएगा, पर पैराथायराइड हार्मोन अगर बढ़ता है ना, तो कैल्शियम तो प्लाज्मा में जाएगा, लेकिन पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, प्लाज्मा से फास्फोरस जो है निकाल लेता है। समझे आप, मतलब जितना दोस्त है पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम का, उतना दुश्मन है फास्फोरस का। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन घटेगा तभी फॉस्फेट लेवल बढ़ेगा, पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा तो फॉस्फेट लेवल घटेगा, ये आपको याद रखना है। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन बढ़ता है तो फास्फोरस ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वीनल ट्यूब्यूल्स से यूरिन में जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन दुश्मन है फास्फोरस का, तो जितना पैराथायराइड हार्मोन आप देंगे या जाएगा बॉडी में, जितना भी इंक्रीज होगा, फास्फोरस लेवल उतना डाउन होगा। इसका हम एक फार्मूला यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं कि जो PTH है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फास्फोरस। ठीक है, पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा कैल्शियम बढ़ेगा, लेकिन फॉस्फेट घट जाएगा। तो सीवियर रीनल डिसीज होगी, तो ऐसे में क्या होगा, फास्फोरस जो होगा वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो फास्फोरस सीरम में बढ़ेगा और एसिडोसिस करेगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, रिकेट्स की कंडीशन में होता है, तो सीरम फॉस्फेट लेवल भी घट जाएगा, है ना, ये लगभग 1 to 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा। रीनल रिकेट्स हो गया, तो रीनल रिकेट्स में क्या होगा, कैल्सीट्रायोल यानी कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, है ना, कैल्सीट्रायोल एक हार्मोन है, तो रीनल रिकेट्स में कैल्सीट्रायोल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो फास्फेट लेवल भी कम हो जाएगा। पर इसमें बोन की डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी बढ़ेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, रिकेट्स की कंडीशन में हमेशा अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। डायबिटीज़ मेलाइटस में सीरम कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट इज़ लोअर वाइल दैट ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज़ हायर। तो जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसका कंसंट्रेशन सीरम में कम हो जाएगा,
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटस में ऑर्गेनिक फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कम क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे लिपिड्स जो होते हैं वो कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होंगे, और आपको मालूम है कि जो लिपिड हैं जैसे फॉस्फोलिपिड्स वगैरह जो हैं वो फास्फोरस से जुड़े हुए होते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में ऑर्गेनिक फास्फोरस से एनर्जी ली जाएगी। तो ऐसे में जो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह है या पोटेशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट जो भी हैं, सोडियम फॉस्फेट, वही रहेंगे क्योंकि ये वो एनर्जी सोर्स है नहीं है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बढ़ेगा और ऑर्गेनिक फॉस्फेट घटेगा। तो ये था हमारा मिनरल मेटाबॉलिज्म इन रिगार्ड्स टू calcium disorder and phosphorus disorder. So thanks for watching this video. Thanks.